तो हेलो दोस्तों, मार्शल यूनिवर्स के नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शैडो मेंशन के उसी वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि अपने मिशन में अनसक्सेसफुल होने के बाद अपने मास्टर के पास पहुंच गया होता है और वो अपनी मास्टर से कहता है, मास्टर मैं अपने मिशन में अनसक्सेसफुल रहा। असल में जो उसकी मास्टर होती है वो एक लड़की होती है। वो कहती है तो फिर ठीक है, तो अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फैंग आउ को दिखाया जाता है जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा था और वो आंट जिंगुई से कहता है, मुझे जरा से भी उम्मीद नहीं थी कि जो डोंग फेंग हॉन है वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। मैं अभी भी चाह कर उसे हरा नहीं सकता। फिर आंट जिंगुई कहती है, जो डोंग फेंग हॉन है वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है, पर तुम शुक्र मनाओ तुमने उससे जिस तरीके से बिहेव किया था उसने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। वो काफी ज्यादा इजीली तरीके से तुम्हें किल कर सकता था। यह सुनने के बाद फैंग आउ गुस्सा होते हुए कहता है, आखिरकार तुम मेरे साइड हो या फिर डोंग फेंग हॉन के साइड हो। और वो गुस्सा होके अपना कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पे वो इस बार कल्टीवेशन करते हुए फाइनली वॉरियर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका होता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। और इसी के साथ वो कहता है, इस पावर के साथ शायद मैं डोंग फेंग हॉन को सप्रेस कर पाऊँ। तो फिर आंट जिंगहो कहती है, अभी उसके और तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा गैप है। उसकी कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी जो फिजिकल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सब जानते हुए क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे हरा सकते हो? वो उसे लेकर तुरंत ही उसके स्पिरिचुअल के अंदर पहुंच जाता है और फिर वो डोंग फेंग हॉन के एक क्लोन को क्रिएट करती है जो कि उतना ही पावरफुल होता है। और फिर फैंग आउ से कहती है कि तुम तुरंत ही इससे स्टार्ट करो तो तुम्हें पता लग जाएगा कि डोंग फेंग हॉन कितना ज्यादा पावरफुल है। यह सुनने के बाद फैंग आउ ज्यादा देरी न करते हुए अपने डिमोनिक ट्रांसफॉर्म टेक्निक को एक्टिवेट करता है। डोंग फेंग हॉन का जो क्लोन होता है उसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर दिया होता है। फैंग आउ का हर एक अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, पर फैंग हॉन का जो क्लोन होता है वो फैंग आउ के हर एक अटैक को काफी ज्यादा इजीली तरीके से डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। यह सब देखने के बाद फैंग आउ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और एक टाइम ऐसा भी आता है जो कि डोंग फेंग हॉन का क्लोन था वो काफी ज्यादा इजीली तरीके से फैंग आउ को हरा दिया होता है और फैंग आउ तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर से बाहर आ गया होता है। इससे भी फैंग आउ को अंदाजा लग गया था कि डोंग फेंग हॉन कितना ज्यादा पावरफुल है। तो फिर आंट जिंगहो कहती है, तुम अभी अभी वॉरियर रियलम के अंदर पहुँचे हो, जबकि डोंग फेंग हॉन पहले से ही वॉरियर रियलम के अंदर पूरी तरीके से पावरफुल हो चुका है और अगर इसी तरीके से चलता रहा वो तो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो फिर फैंग आउ कहता है, मुझे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना होगा, पर मैं अपने कल्टीवेशन को इस तरीके से कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। और फिर वो आंट जिंगुई से हेल्प करने की रिक्वेस्ट करने लगता है। तो फाइनली इसके लिए आंट जिंगुई मान गई होती है और उससे कहती है, तुम्हें अपने कल्टीवेशन को जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए इजिंग को एब्जॉर्ब करना होगा, जो कि हजारों सालों के कर्मा के बाद अपीयर होता है। तो अब यही टाइम है जब इजिंग अपीयर होंगे और इसे एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन आगे बढ़ेगा और तुम्हारी जो एनर्जी है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पर फैंग आउ को इसके बारे में जरा सा भी पता नहीं होता कि ये कहाँ पे अपीयर होगा। तो वो इसके बारे में पता लगाने के लिए तुरंत ही अपने ग्रैंड फादर के पास पहुँच गया होता है। उसके बारे में उसके ग्रैंड फादर कहते हैं, ये जो इजिंग है वो काफी ज्यादा रेयर चीज है और इसके पीछे काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर पहले से पहुंच चुके होंगे। तो तुम्हें अपने पावर्स के बारे में अंदाजा होना चाहिए कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। वहाँ पे पहुँचने के बाद तुम काफी ज्यादा केयरफुल रहना। तुम्हें सबसे पहले आइस टेरिटरी को क्रॉस करना होगा, तब भी तुम शायद यहाँ पे पहुँच पाओ। फिर उसके बाद फैंग आउ अपने ग्रैंड फादर से विदा लेते हुए वहाँ से इजिंग ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पे वो आइस टेरिटरी को पार करने के बाद फाइनली कई दिनों के बाद एक दूसरे प्लेस पे पहुँच जाता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद उसके सामने पड़ता है एक पर्सन जो कि एक कल्टीवेटर को धमका रहा होता है। वो कल्टीवेटर चट्टान से नीचे गिरने ही वाला था, पर फैंग आउ उसे सही टाइम पे सेव करने की कोशिश करता है, पर वो जो कल्टीवेटर होता है वो नीचे गिर गया था और वहाँ पे जो उस कल्टीवेटर का एनिमी होता है वो फैंग आउ को धमकाने लगता है। पर तभी वहाँ पे वही कल्टीवेटर अपीयर होता है और वो एक ही अटैक के अंदर उस पर्सन को हरा दिया होता है। असल में जो इस कल्टीवेटर की कल्टीवेशन है वो डोंग फेंग हॉन के कल्टीवेशन से जरा से भी कम नहीं थी, पर तभी अचानक से उस पर्सन
पर्सन को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। यह सब देखने के बाद आंट चिंगुई फैंग हाउ से कहती है, अरे नहीं, इसे तो हीट पॉइजन दे दिया गया है, जो कि एक डेडली पॉइजन है। यह पॉइजन धीरे धीरे काम करता है और इससे बचना किसी भी कल्टीवेटर के लिए आसान नहीं है। तो इसमें इस कल्टीवेटर की मौत होना तो निश्चित है। और वो जो पर्सन होता है वो किसी आईएसआर का इस्तेमाल करते हुए इस पॉइजन को सप्रेस करने की कोशिश करता है। फैंग हाउ उस पर्सन से पूछता है, मैं एक हीलर हूँ, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? यह सुनकर वो पर्सन कहता है, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, इसे कोई नॉर्मल हीलर हील नहीं कर सकता। तो यह सुनने के बाद फैंग हाउ कहता है, तो फिर ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और फिर जो कल्टीवेटर होता है वो अपने आप को हील करने की कोशिश करता है, पर इसमें वो तुरंत ही बेहोश हो गया होता है और उसकी हालत पहले से काफी ज्यादा खराब हो रही थी। यह देखने के बाद फैंग हाउ उसे तुरंत हील करने की कोशिश करता है। तो फिर आंट जिंगू कहती है, तुम इसके अंदर रेड लोटस सीड का इस्तेमाल करो, क्योंकि वह एक चंग एट्रीब्यूट वाले ट्रेजर है जिससे इसे सप्रेस किया जा सकता है। तो फैंग हाउ इसका इस्तेमाल करते हुए तुरंत हीट पॉइजन को सप्रेस कर दिया होता है। तो इससे वह पर्सन काफी ज्यादा खुश होते हुए इसके लिए फैंग हाउ को थैंक्स करते हुए कहता है, आप शायद यहाँ पे इजिंग को ढूंढने के लिए आए होंगे, पर मैं आपको बता दूं, मैं शायद आपको ये ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट आएंगे जिससे आपको निपटना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो मैं एक ही बात पर आपके साथ एग्री हो सकता हूँ, क्या आप मेरे पॉइजन को सप्रेस करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं? यह सुनने के बाद फैंग हाउ कहता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर प्रेजेंट में मेरी जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा कम है। मेरी कल्टीवेशन आगे बढ़ने के बाद मैं पूरी तरीके से आपके बॉडी से ये पॉइजन क्लियर कर सकता हूँ। इससे वो पर्सन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो फैंग हाउ की हेल्प करने के लिए रेडी हो गया होता है। इतने डेडली पॉइजन से तुम कैसे अफेक्ट हुए? तो वो पर्सन कहता है, तुम इसके बारे में ना ही जानो तो ही बेहतर है, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यह सुनने के बाद फैंग हाउ जो रेड लोटस की सीड होती है उसे दे दिया होता है। यह देखने के बाद वो पर्सन कहता है, इतनी रेयर ट्रेजर को मैं शायद ही रख सकता हूँ, पर फैंग हाउ के कहने के बाद वो इसके लिए मान गया होता है और अब वह पर्सन फैंग हाउ को लेकर तुरंत ही इजिंग की लोकेशन पे निकल पड़ता है, जहाँ पे कुछ दिनों तक ऐसे ट्रेवल करने के बाद फाइनली इजिंग के पास पहुँच गया होता है, जहाँ पे कई सारे कल्टीवेटर इसे हासिल करने के लिए पहुँच गए होते हैं। वो पर्सन फैंग हाउ से कहता है, हमारे सामने जो माउंटेन है यहीं पे इजिंग अपीयर होता है, पर इस बार इसे हासिल करने के लिए कई सारे मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर आए हैं। पर अचानक पे वहीं पे उस माउंटेन पे काफी ज्यादा लाइट निकलने लगती है, यानी कि यहाँ पे इजिंग के अपीयर होने का टाइम आ चुका है। इजिंग के अपीयर होने के साथ साथ वहाँ पे काफी ज्यादा गोल्ड एनर्जी फैल गई होती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, वहाँ पे मौजूद जितने भी नॉर्मल कल्टीवेटर्स होते हैं वो तो तुरंत ही फ्रीज हो गए होते हैं, पर फैंग हाउ और वो पर्सन सही टाइम पे चट्टान के पीछे छुप गए होते हैं, जिस वजह से वो इस एनर्जी से बच गए होते हैं। जैसे ये एनर्जी पूरी तरीके से साफ होती है, हम वहीं पे कई सारे कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो कि अनफ्रीज होने लगे थे और असल में ये काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन होते हैं और वो तुरंत ही इजिंग को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।